हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं और जिनके मन में क्वेश्चन है कि कैसा है ये सब्जेक्ट और क्या क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और कवर करते हैं एक छोटा सा जर्नी जो हमें बताएगा कि इकोनॉमिक्स कितना इंटरेस्टिंग और कितना प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इकोनॉमी क्या होता है? तो इकोनॉमी क्या है? वो एरिया है जहाँ पे कि प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रेड होता है और फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं। मतलब कि इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी इज़ एन एरिया, जस्ट अ मिनट, इकोनॉमी इज़ एन एरिया वेयर people earn their livelihood। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, ये हमारा हो गया इंडियन इकोनॉमी। तो भाई अब इस इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें फिर कुछ लोग रहते हैं, फिर वेल्थ है, फिर एक सिस्टम है जिससे कि ये सारे पीपल, वेल्थ, एरिया सब कुछ मैनेज होता है। फॉर एग्जांपल इसको अगर नंबरिंग दे देते हैं तो ये 4 मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब जो है ये मैनेजमेंट आइदर गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर आपका कोई प्राइवेट आदमी या फिर जैसे आप बोल सकते हो कोई बहुत रिच बिजनेसमैन, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये गवर्नमेंट सब कुछ मैनेज कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और अगर प्राइवेटली मैनेज हो रहा है तो फिर उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको अब अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखते हैं तो सबसे पहला हो गया लैंड, लेबर, मतलब पीपल को हम लेबर बोलते हैं, वेल्थ दैट इज कैपिटल, और मैनेजमेंट जो कर रहा है दैट इज टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि इकोनॉमी में होता है। ओके, तो अब क्या है कि द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। दैट इज, सबसे पहला क्या है? एको, जिसका मतलब होता है होम, और नोमोस। तो एको का मतलब हो गया होम और नोमोस का मतलब हो गया अकाउंट, विच रेफर्स टू हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब 2 तरह का इकोनॉमी क्या होता है? सबसे पहला है सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, लाइक सिंपल मीन्स कम लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है जहाँ भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे या फिर आप कह सकते हो ज़्यादा जहाँ पे कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वहाँ पे तो मैटर कॉम्प्लिकेट होगा ही होगा। इसलिए सिंपल इकोनॉमी में लेस पीपल और सेक्टर आर इन्वॉल्व, इसमें कॉम्प्लेक्स वाले में मोर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर इन्वॉल्व। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब अगर सिंपल इकोनॉमी का हम बात करते हैं तो सिंपल इकोनॉमी में भाई कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो हो गए आपके कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर हो गए, फिर प्रोड्यूसर भी हो गए। तो कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर को सामान चाहिए तो वो भाई डिमांड करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर जो है सप्लाई करेगा। अब कंज्यूमर डिमांड जो करेगा और प्रोड्यूसर जो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई करेगा, तो इसके लिए ये दोनों अब एक जगह पे मिलेंगे जिसको कि हम लोग मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल इकोनॉमी में आप मान के चल सकते हो कि कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है और एक मार्केट होता है। ठीक है, अब भी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, आप नंबरिंग दे सकते हो, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट, ये 3 चीज़ तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा में आपका आ जाएगा फिनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब फिनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या रोल है? तो भाई आपका जो ये कंज्यूमर है, फिर आपका प्रोड्यूसर है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी, ठीक है,
ये तीनों जो है फिनेंशियल मार्केट में क्या करेगी, अपना सेविंग करेगी या इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर बोरोइंग भी कर सकती है। ठीक है, इन फिनेंशियल मार्केट में मतलब यहाँ बैंक, स्टॉक मार्केट सब कुछ आ जा रहा है, पूरे इकोनॉमी का जो फिनेंशियल सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर, दोनों से टैक्स लेगी और फिर इन रिटर्न अगर सर्टेन पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट सेट करते हैं उसमें अगर ये कंज्यूमर या प्रोड्यूसर आते हैं तो फिर उन्हें सब्सिडी भी देगी। ठीक है, तो टैक्स और सब्सिडी। अभी ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ लाइक अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, लाइक हमारे इकोनॉमी के अलावा और भी जो इकोनॉमीज हैं, लाइक यूएस इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि लाइक पहले सिंपल इकोनॉमी में आपके कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट, बस 3 चीज़ था, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट, साथ में फिनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सभी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स, लाइक ये अभी जो हम लोग देख रहे थे, ये हम लोग इकोनॉमी देख रहे थे कि इकोनॉमी क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या क्या चीज़ होता है उसमें। अब यहाँ पे हमको देखना है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या क्या भाई, सबसे पहला तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, और दूसरा फिर आपका हो जाएगा मैक्रो मीन्स लार्ज। तो अब अगर यहाँ पे बात करें, जस्ट ए मिनट, ओके तो अब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट्स और इंडिविजुअल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। छोटी चीज़ का स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, दैट इज़ वो नेशनल लेवल या फिर ग्लोबल लेवल पे बात करता है, बड़ी चीज़ का। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो लाइक डिमांड एंड सप्लाई इन ए मार्केट, या फिर आपका हो गया इंडिविजुअल बजट, फैमिली बजट, ये सब आपका छोटा छोटा टॉपिक जो है ये आपका हो गया, ये आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक बड़े लेवल पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड सप्लाई का बात करते हैं, लाइक पूरे इकोनॉमी में टोटल कितना डिमांड सप्लाई हुआ, टोटल पूरी इकोनॉमी का नेशनल इनकम कितना हुआ, गवर्नमेंट का बजट कैसा है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या सब कुछ ठीक है। तो ये सब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न है। ठीक है, ओके तो अब चलिए यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती कहाँ से है, लाइक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, आप बस ये समझ लो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे भाई, तो अभी क्या है ना कि चाहे कोई इकोनॉमी हो या फिर एक कोई नॉर्मल इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, सबके साथ ये रूल अप्लाई होता है। तो सबसे पहला क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। भाई स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल चलिए मान लेते हैं हमारा सैलरी या किसी आदमी का जो भी अर्निंग होता है, तो ये जो है आपका हो गया रिसोर्सेज। अभी क्या है, सारे ह्यूमन बीइंग का वांट्स तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लाइक किसी को आईफोन चाहिए, कार भी चाहिए, वर्ल्ड टूर पे भी जाना है, तो इस तरह से कुछ भी आप डिमांड कर सकते हो। ठीक है, तो मीन्स कुछ भी आप चाह सकते हो, लेकिन अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है भाई, हमारा सैलरी है या हमारा अर्निंग है, तो इसका अल्टरनेटिव यूज़ भी तो है। फॉर एग्जांपल हमें अपने घर का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये सब वो चीज़ है जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इकोनॉमी जो है इन सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट अराइजेज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ओके अब आगे देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। भाई अभी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम इज नथिंग बट, ये आप बोल सकते हो एक तरह से आइदर
मेन प्रॉब्लम, या मेन प्रॉब्लम से ज़्यादा बेटर रहेगा आपका प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर का जो प्रॉब्लम होता है, प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हो जो सब कुछ मैनेज करता है इकोनॉमी में उसका जो प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो भाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या हो गया? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो अब सपोज करो गवर्नमेंट का बजट है, मान लो बजट है 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब इस 100 करोड़ में इसको सभी काम करना है। तो सपोज करो ये सोचा कि कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाएगा, या फिर किसी तरह का वॉर गुड्स बनाता है, वॉर गुड्स बनाता है। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करना चाह रहा है गवर्नमेंट, लाइक रोड हो गया या आपका रेलवे हो गया। ठीक है, तो इतना सारा ये 3 चीज़ कर सकता है। बट हो सकता है कि जब बजट 100 करोड़ ही है तो हो सकता है कि इसमें आपको कोई 2 चीज़ सेलेक्ट करना पड़ सकता है। तो अब व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्शन का बात हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब नहीं होगा, बट हाँ अगर ये भी हमारे बजट में है तो वी कैन कंसिडर इट। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स बनाएगा कि वॉर गुड्स बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट ये डिसाइड किया कि ठीक है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में देख लेंगे, पहले अभी कंज्यूमर को खाने का पैसा, मतलब खाने का सामान उपलब्ध करा देते हैं, और फिर कुछ बॉर्डर से टेंशन चल रहा है तो वॉर गुड्स भी अपना रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें क्या है कि पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस और व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अब जैसे वॉर गुड्स ज़्यादा करना है कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा करना है, तो ये सब कुछ डिसीजंस होता है जो कि नेशनल लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में सपोज करो इंडिया हो गया, इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद सपोज करो अब यूएसए है, यूएसए में पॉपुलेशन कम है, लेकिन इंडिया में फिर अगर आप वेल्थ का बात करो, पैसे का बात करो, तो वेल्थ इंडिया में कम है लेकिन यूएसए में वेल्थ ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे कंट्री में हो जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है आपको सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देना पड़ेगा, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो अब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ऑब्वियस सा बात है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, लाइक मोर ऑफ ए लेबर एंड लेस ऑफ ए कैपिटल। मतलब हम हर चीज़ को ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर यूएस का बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन कम है, लोग को तो जॉब मिल ही रहा है, तो वैसे में लोग का, किसी भी आदमी का वर्कलोड कम करने के लिए वो लोग ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मोर कैपिटल लेस लेबर, और लेबर इंटेंसिव का मतलब मोर लेबर लेस कैपिटल। ठीक है, अब फिर क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। भाई अब सपोज करो कंज्यूमर गुड्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किस तरह का गुड्स प्रोड्यूस करें, हाई इनकम वालों के लिए कि लो इनकम वालों के लिए, अडल्ट के लिए कि चाइल्ड के लिए। तो इस तरह का जो डिसीजन है, लाइक फॉर पर्टिकुलर किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, तो ये भी एक डिसीजन है। तो ओवरऑल अगर पूछा जाता है आपसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, लाइक 3 चीज़, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। लेकिन आपसे पूछा जाए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या है, तो ये है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ओके, तो अभी तक हम लोग प्रॉब्लम का बात कर लिए। अब प्रॉब्लम है तो भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो खोजना पड़ेगा। तो ये है, देखिए यहाँ पे 2 टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसको शॉर्ट में आप पीपीसी भी बोल सकते हो। ये एक स्केड्यूल बोलते हैं इसे हम, स्केड्यूल हुआ, और इस स्केड्यूल के बेसिस पे हम एक डायग्राम भी बनाएंगे। बट बिफोर दैट पीपीसी होता है क्या ये समझ लेते हैं। तो भाई पीपीसी क्या होता है, एक कर्व होता है, लिखते चलते हैं। पीपीसी इज ए कर्व दैट शो all possible combination of
टू गुड्स, दो सामान का, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विथ इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पीपीसी क्या है? कर्व है जिसमें कि हर तरह का, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हम शो करते हैं जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकता है गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में, मतलब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब चलिए इस ग्राफ को, मतलब इस डेटा को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे दो कमोडिटी है हमारे पास, एक वीट हो गया, दूसरा मशीन हो गया। तो यहाँ पे चलो हम वीट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 0, ये आपका वीट हो गया। फिर इधर तो 3 4 5 6, इधर चलो 3 3 का ले लेते हैं। 3 6 9 12 15 18। अब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, लाइक वीट हमारा एक्स एक्सिस पे है और मशीन हमारा वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 और 15, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 0 और 15। ठीक है, दूसरा पॉइंट 1 और 14, 1 और 14, 15 से थोड़ा सा नीचे 2 और 12, ये यहाँ पे हो जाएगा। 3 और 9, ये यहाँ पे हो जाएगा। 4 और 5, 4 और 5, 6 के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा। और ये 5 और 0, चलो नहीं, ये पॉइंट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे इसको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो तो ये कुछ इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो है ये हुआ आपका पीपीसी, लाइक ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी ई और एफ हो गया। ठीक है, अभी इसमें दो पॉइंट और होगा। सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है जी और यहाँ पे एक पॉइंट है एच। भाई अब ये जी और एच क्या हुआ? तो अगर हम जी का बात करते हैं तो जी क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, और अगर हम एच का बात करते हैं तो भाई हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी कैपिटल है, उससे हम इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स इस ग्राफ तक, मतलब इस लाइन तक ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस कर्व तक। तो एच हमारा अनअटेनेबल है, लेकिन यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। सो इस अगर विदाउट एनी चेंज, मतलब इस कंडीशन में ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टूल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखिए यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, लाइक या फिर आप फॉर वन की जगह यहाँ पे सेक्रीफाइस लिख सकते हो, सेक्रीफाइस्ड। तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लाइक इन सिंपल वर्ड आप ये बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी हम लॉस किए हैं उसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास 200 रुपीज़ है। ठीक है, लाइक इस लड़की के पास 200 रुपीज़ है। अब इसका पिज़्ज़ा खाने का भी मन है और बर्गर खाने का भी मन है, बट 200 रुपीज़ ही हैं। अगर ये पिज़्ज़ा खाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो डोमिनोज का फार्म हाउस, मान लो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब कम हो गया, बट चलो ठीक है, डोमिनोज का फार्म हाउस मिल जाएगा। और अगर 200 का ये बर्गर खाती है तो हो सकता है मैकडोनल्ड का कोई भी प्रीमियम बर्गर ये खा सकती है। तो अब ये क्या चूज़ करेगी? तो अगर ये डोमिनोज का फार्म हाउस चूज़ करती है तो भाई बर्गर इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अगर बर्गर चूज़ करती है तो पिज़्ज़ा तो लॉस हो गया, पिज़्ज़ा तो नहीं मिलेगा। तो अगर बर्गर चूज़ करती है तो फिर पिज़्ज़ा जो है इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। लाइक अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो आप ये समझ लो कि 3 तरह का जॉब अवेलेबल है। एक जॉब ए हो गया, जॉब बी हो गया और जॉब सी हो गया। तो भाई सबसे पहला जॉब मान लो बैंक मैनेजर का है। दूसरा जॉब आप मान लो एक टीचर का है।
और ये मान लो कोई सेल्स मैनेजर का है। तो बैंक मैनेजर का सैलरी है फॉर एग्जांपल 80K, टीचर का 65K और सेल्स मैनेजर का 50K। ठीक है, तो अभी जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने ये जॉब प्रीफर किया। मैं एक टीचर हूँ, मैं 65K कमा रहा हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? फॉर मी इट्स बैंक मैनेजर का सैलरी, लाइक 80,000 मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसे लूज़ करके मैंने टीचर बनना प्रीफर किया, तो मुझे 65K मिल रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं सपोज करो सी जॉब सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? फिर वो टीचर वाला जॉब हो जाएगा। दैट इज 65K ऑफ टीचर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ आई सेलेक्ट जॉब सी ऑफ सेल्स मैनेजर वर्थ 50,000। ओके, चलिए, तो ये बहुत ईजी कंसेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी यू हैव लॉस्ट। ओके, ठीक है। ओके, अभी ये एक छोटा सा डायग्राम है कि ये हो गया आपका, इसको आप फॉर्म बोल सकते हो, ये आपका हो गया इंडिविजुअल्स। तो भाई अब फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए, भाई फर्म तो प्रोडक्शन करता है, ये हम जानते हैं। आई मीन फर्म जो है सप्लाई करता है, और इंडिविजुअल जो है वो कंज्यूम करता है इस गुड्स खरीद के, लाइक अपना ये कुछ पैसे दे के सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, बट अब क्या है ना कि इंडिविजुअल को पैसे चाहिए सामान खरीदने के लिए, और इंडिविजुअल को जॉब चाहिए पैसे कमाने के लिए। तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल को चाहिए जॉब और फर्म को चाहिए वर्कर्स। ठीक है, तो अब ये लोग कहाँ से लाएंगे भाई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि इनको चाहिए जॉब, तो ये लोग जो है फर्म के पास चले जाएंगे और उनके पास जाके जॉब कर लेंगे। बदले में आप ये एरो देख सकते हो, लाइक ये एरो इधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बदले में ये लोग जो जॉब कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल जो फर्म के पास जाके जॉब कर रहे हैं, तो फर्म उसके बदले में उन्हें क्या देगा? सैलरी या वेजेस दे देगा। चलिए, वेजेस मिल जाएगा। तो ये जॉब किए, बदले में इन्हें वेजेस मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक एरो इधर है। ठीक है, उसके बाद तो इसको हम बोल रहे हैं मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है कि वो चीज़ जिससे कि आप प्रोडक्शन करते हो। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर तो चाहिए ही चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपका आ जाएगा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लाइक फर्स्ट में जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे इंडिया के मैप में, जो मैंने बनाया था कि इकोनॉमी में ये 4 चीज़ होना चाहिए, तभी तो भाई प्रोडक्शन होगा ना। ठीक है, तो अब ये इंडिविजुअल्स जॉब कर रहे हैं, बदले में उन्हें वेजेस मिल रहा है, एक हो गया। अब ये जो जॉब किए या काम किए, तो उन्होंने कुछ प्रोडक्शन किया। अब प्रोडक्शन होने के बाद फर्म उसे सेल करेगा। ठीक है, अब इसे सेल करेगा तो ये इंडिविजुअल लोग खरीदेंगे। तो भाई इंडिविजुअल लोग जो खरीदेंगे, लाइक ये जो सेल करेगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे गुड का सेल होगा। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, सेल होगा। तो अब ये लोग खरीदेंगे तो बदले में पैसा तो देंगे, तो यहाँ से जो ये लोग पैसा अर्न किए हैं, उस पैसे को ये लोग यहाँ पे स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पेंड ऑन परचेजिंग गुड्स। ठीक है, तो इसे यहाँ पे आप देखो, ये एक सर्कुलर फ्लो सा बन गया है। लाइक ये रेड वाला ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ग्रीन वाला ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो वही है, यहाँ पे जॉब के बदले पैसा मिला, और यहाँ पे सामान के बदले फर्म के पास पैसा मिला, फर्म को पैसा मिला। तो इनकम जो है यहाँ पे, या पैसा जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट क्या हो सकता है? ये आपका कोई फिजिकल मार्केट भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट। और इसी तरह से यहाँ पे आपका हो गया मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लाइक प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ चाहिए, लाइक इस केस में इंडिविजुअल्स वर्कर चाहिए। तो ये कैसे मिलेंगे भाई? इसके लिए
फॉर एग्जांपल जॉब फेयर होता है, या फिर आप कह सकते हो कोई वॉक इन हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन फॉर एग्जांपल naukri.com। तो ये क्या है कि हो गया मार्केट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए क्लास 11th में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 3 चीज़ पढ़ना है, दैट इज अबाउट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कंज्यूमर क्या करता है भाई, डिमांड करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है। और फिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों जहाँ मिलते हैं टू कंप्लीट देयर ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट, ठीक है, ओके। और क्लास 12 में आपको मैक्रो पढ़ना है, दैट इज आपका नेशनल इनकम, पूरे इकोनॉमी का क्या इनकम हो रहा है, मनी एंड बैंकिंग, इसमें आरबीआई सब आ जाएगा, फिर गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, लाइक पूरे इकोनॉमी का कितना डिमांड सप्लाई होता है। तो ये क्लास 12 का बात है, चलिए हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी क्लास 11th के सारे टॉपिक्स को हम लोग शॉर्ट में जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये भाई हो गए कौन, हमारे कंज्यूमर। कंज्यूमर, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर जो है अर्न करते हैं, अर्न टू लीव। एक मिनट, कंज्यूमर अर्न करते हैं रहने के लिए, वो बजट बनाते हैं अपने खर्चे को प्लान करने के लिए। फिर क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। स्पेंड किस लिए करते हैं, आइदर अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, या उनका ज़रूरत होता है, नीड, या फिर लग्जरी, शो ऑफ, ये तो हम लोग सभी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है भाई कि कंज्यूमर इकोनॉमी में क्या करते हैं। जस्ट मिनट, कंज्यूमर इकोनॉमी में क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं, बजट बनाते हैं खर्चे को प्लान करने के लिए, और फिर फाइनली खर्चा करते हैं, ठीक है। इतना बस आप समझ लो। अब चलो आगे देखते हैं। तो अभी क्या है कि जब वो अर्न करते हैं, तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वो डिमांड करते हैं। लाइक अर्न करते हैं किस लिए, अर्न करके वो डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम लोग उसका डिमांड कम कर देते हैं, और जब भी किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसका हम लोग डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। ऑब्वियस सा बात है, मान लो मेरे पास 10 रुपया है, कोई चीज़ मुझे 10 रुपया में मिल रहा है, तो मैं उसे 1 यूनिट खरीदूंगा, और वही चीज़ का दाम अगर घट के 5 रुपया हो गया और मेरे पास 10 है, तो मैं तो 2 खरीद लूँगा उस चीज़ का ना। तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो होता है, ये निगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है भाई, कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। हाँ, इस लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस इन द सेंस कि यहाँ पे कि ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो वो है इन्फीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स के केस में, और भी एग्जांपल्स हैं, बट अभी मैं रेफरेंस के लिए बस ये 2 गुड्स को यूज़ कर रहा हूँ। भाई इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स वो होता है जिसका कि प्राइस घटने पे, नॉर्मली क्या होता है, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन इनका प्राइस घटने पे डिमांड भी घट जाता है। और लग्जरी गुड्स का प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ जाता है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल इन्फीरियर गुड्स, सपोज करो प्लेन राइस और पुलाव, 2 ऑप्शन लेते हैं, प्लेन राइस और पुलाव, ठीक है। तो अब कोई आदमी प्लेन राइस खा रहा है, सडनली प्लेन राइस का दाम घट गया, ठीक है। प्लेन राइस मतलब राइस का दाम घट गया, तो अब राइस का दाम घट गया लेकिन उसका इनकम तो वही का वही रह गया। तो वैसे में अब वो प्लेन राइस से हो सकता है कि थोड़ा, अब उसके पास ज़्यादा राइस हो जा रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ा पुलाव खाने का मन करे, उसका बिरयानी खा सकता है। तो वैसे में कंजम्पशन घटने पे, प्राइस घटने पे जब उसका कंजम्पशन घट जाता है तो उसे हम इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। नाउ लग्जरी गुड्स, यहाँ पे क्या है, प्राइस बढ़ रहा है तो हम डिमांड भी ज़्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप डायमंड ले लो, ये क्या है, एक तरह का स्टेटस सिंबल है, जितना ज़्यादा दाम बढ़ेगा उतना लोग इसे परचेज करेंगे, जस्ट फॉर शो ऑफ कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। अभी
हाँ, अभी लॉ ऑफ डिमांड का, चलो हम एक ये आपका स्केड्यूल हो गया, फिर से इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, लाइक जिसे कि हम डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि प्राइस ऑफ ऑनियन जब बहुत ज़्यादा है 100 रुपया, तो हम लोग कम ऑनियन का डिमांड कर रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस घटता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। ओके, अभी जस्ट मिनट, 0 1 2 3 4 5 20 40 60 80 100। तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राइस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो अभी क्या है, जब प्राइस 100 रुपीज़ है तो हम सिर्फ 1 यूनिट का डिमांड कर रहे हैं, मीन्स 1 केजी का डिमांड कर रहे हैं। प्राइस जब 75 हो गया तो थोड़ा ज़्यादा 2 केजी, प्राइस जब 50 हो गया तो 3, और प्राइस जब घट के 25 हो गया तो अब हम 4 का डिमांड कर रहे हैं। तो आप इसको कह सकते हो लाइक इट्स, ये इस तरह का, एक मिनट, ये एक स्ट्रेट लाइन निगेटिवली स्लोप, मतलब नीचे गिरता हुआ स्ट्रेट लाइन, ये आपका डिमांड कर्व हो जाता है। इसको आप डी से डिनोट कर सकते हो। तो ये जो कर्व हुआ स्ट्रेट लाइन निगेटिवली स्लोप्ड, लाइक निगेटिवली इसलिए क्योंकि ये अपोजिट रिलेशन शो कर रहा है। प्राइस जैसे जैसे घट रहा है डिमांड वैसे वैसे बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड का स्केड्यूल, और ये हो गया आपका डायग्राम। ओके, आपको ये भी समझना है एक चीज़ कि जब हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो हाँ, डिमांड चेंज भी तो होता है। तो चेंज इन डिमांड हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे कि चेंज इन डिमांड एक हो रहा है प्राइस के कारण, और दूसरा हो रहा है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो अदर देन प्राइस में मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए इनकम बढ़ गया, या फैशन चेंज हो गया, या कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो वैसे में भी तो डिमांड घट जाएगा या बढ़ जाएगा ना। तो उसके कारण जो डिमांड चेंज होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। हाँ, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड का। लाइक जब भी प्राइस चेंज के कारण डिमांड चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और जब भी अदर रीजन के कारण होता है उसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो भाई अब शिफ्ट और मूवमेंट क्या हुआ, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक सपोज करो 20 रुपीज़ में 10 20 30 3 प्राइस हो गया यहाँ पे, और क्वांटिटी का अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ठीक है। अभी सपोज करो ये आपका डिमांड कर्व हो गया, तो 20 रुपीज़ में आप 2 यूनिट डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ता है, ठीक है, सपोज करो ये आपका P हो गया, ये यहाँ पे P1, लाइक अगर आपका प्राइस बढ़ गया, प्राइस अब यहाँ पे आ गया, तो क्वांटिटी 1 पे आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी जो है घट रहा है, 2 से 1 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से मान लो मान लो यहाँ पे प्राइस घट रहा है, प्राइस 20 से 10 हो गया, तो 20 से 10 हुआ तो ये यहाँ पे आप मान लो, तो प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है मेरा बढ़ गया। तो सबसे पहले क्या है ना कि मेरा ये यहाँ पे जो है पॉइंट था, तो अब क्या हुआ, इसी कर्व पे मूवमेंट हो रहा है। ये हो गया मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट, और ये हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो 2 तरह का हो जाएगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व।
उसी तरह से अदर फॉर द फैक्टर आई मीन फॉर द रीज़न अदर देन प्राइस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्राइस के कारण तो चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए सपोज करो 1 2 3 ये आपका क्यूडी हो गया, इधर आपका प्राइस हो गया। तो प्राइस 10 20 30। अब सपोज करो प्राइस 20 था, तो यहाँ पे ठीक है प्राइस 20 फिक्स रहा। अब सपोज करो ये 20 पे 2, मतलब इस तरह से आपका डिमांड कर्व था। लेकिन अब जो है प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ या घट रहा है। तो अगर ये बढ़ता है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये घटता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट इन डिमांड में दो होता है, राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो चेंज इन डिमांड दो तरह का हो जाएगा, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस वाले में मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और अदर देन प्राइस में शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, उसके बाद भाई कंज्यूमर डिमांड करता है, ये तो हम देख लिए। अब कंज्यूमर डिमांड तो करता है लेकिन अपना बजट भी तो बनाता है, ये भी तो हमने देखा था ना ऊपर में। तो बजट कैसे बनाता है, तो भाई जब वो कंज्यूमर बजट बनाने का बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला इसको हम बोलेंगे बजट लाइन और दूसरा बजट सेट। तो भाई ये बजट लाइन क्या होता है, तो बजट लाइन क्या होता है ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम लाइक दो गुड्स का वो हर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे जो कि एक पर्टिकुलर इनकम से लोग खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी दिया हुआ है मैं आपको भी बताता हूँ, ये यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो बजट लाइन क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given income। ठीक है, सेट पे चलेंगे। अब सपोज करो किसी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, एप्पल पर केजी या चलो पर पीस मान लेते हैं, पर पीस एप्पल 20 रुपीज़ में मिल रहा है, मैंगो 10 रुपीज़ में मिल रहा है। तो अब आदमी कितना तरह का कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, अगर वो 5 एप्पल खरीदेगा तो फिर मैंगो के लिए पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि एप्पल 20 का है, 20 × 5 100 रुपीज़ ख़त्म हो गया। अब अगर वो दूसरा काम वो ये कर सकता है कि वो 4 एप्पल खरीदेगा और 2 मैंगो। सी केस में वो क्या करेगा, 3 एप्पल खरीदेगा या फिर 3 एप्पल और 4 मैंगो। डी में 2 एप्पल 6 मैंगो, ई में 1 एप्पल 8 मैंगो और एफ में एप्पल खरीदेगा यानी सारा का मैंगो खरीद लेगा। तो इतना पॉसिबल केसेस हो सकता है 100 रुपीज़ में, जबकि एप्पल 20 और मैंगो 10 का है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, इसी को प्लॉट कर देना है हमें। इधर मान लो हम एप्पल रख लेते हैं और इधर हम मैंगो रख लेते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और 1 मिनट, एप्पल का सॉरी एप्पल इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका हो गया मैंगो। तो मैंगो वो चलो हम कर देते हैं 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 चलो इधर भी 12 तक कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम प्लॉट करते हैं लाइक मैंगो और एप्पल। तो भाई क्या है, 5 एप्पल 0 मैंगो, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 4 एप्पल और 2 मैंगो, 4 एप्पल और 2 मैंगो, फिर 3 एप्पल और 4 मैंगो, फिर 2 एप्पल और 6 मैंगो, 1 एप्पल और 8 और फिर सारा मैंगो एप्पल नहीं। तो ये लाइन जो बना, ये एक तरह का हमारा हो गया बजट लाइन। तो इसमें भी वही चीज़ है, लाइक अगर कोई पॉइंट है
जो कि इस बजट लाइन के बाहर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी मान लो आप, ये बजट लाइन के बाहर है। ये तो हो गया आपका ABCDEF। तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, आउटसाइड बजट हो जाएगा, ये कंज्यूमर नहीं कर सकता है। उसके बाद जी के बाद मान लो H, कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ, या आप कह सकते हो इनकम अंडर स्पेंड। एक मिनट, इसको हम बोलेंगे इनकम अंडर स्पेंड, एक कम खर्चा किया, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका बजट लाइन। अब भाई बजट सेट क्या होता है, बजट सेट यहाँ पे बजट लाइन में क्या है ना कि हम अपने सारे इनकम को खर्चा कर दिए और उसे हम एलोकेट किए हैं 2 गुड्स में, ठीक है। लेकिन बजट सेट में क्या है कि जरूरी थोड़ी ना है कि हम ये सारा चीज़ खरीदेंगे। एक एप्पल और 2 मैंगो खरीद लेते हैं तो कितना खर्चा आएगा हमारा, एक एप्पल का 20 और 2 मैंगो का फिर से 20, तो 40 रुपीज़, तो 60 हमारा बच जाएगा। तो पैसा बचाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनी केसेस क्या हो सकता है ना कि प्राइस, ये बजट लाइन ऐसा है लेकिन हम अपना बजट अपने लिमिट से कम से सेट कर रहे हैं। तो वैसे में क्या होता है कि हो सकता है कुछ लाइन ऐसा भी हो जाएगा, कुछ लाइन यहाँ से चला जाएगा, कुछ और लाइन होगा जो यहाँ पे चला जाएगा। तो बहुत सारे बजट लाइन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम, उसके रिप्रेजेंटेशन को हम बजट सेट बोलते हैं, ठीक है। सो बजट सेट इज नथिंग बट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बजट लाइन। बजट बन गया, डिमांड हो गया, अब क्या है फाइनली लोग उसे स्पेंड करेंगे पैसे को। तो भाई क्यों स्पेंड करते हैं भाई लोग पैसे को, ये बताओ। पैसे स्पेंड करते हैं जो हमने ऊपर में देखा भी था, टू गेट सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे क्या है, टू गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम यूज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये मेन एम होता है स्पेंडिंग का। अब क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू मेजर सेटिस्फैक्शन। भाई हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं, लाइक सेटिस्फैक्शन को इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या हुआ, यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में, यूटिल्स। तो यूटिल्स क्या हुआ, ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यूटिलिटी जो है ये आपका एक कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच क्या हुआ भाई कि इसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ठीक है। और कार्डिनल है तो कुछ ऑर्डिनल भी होता होगा, लाइक जिसे कि हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो जाता है आपका इंडिफरेंस कर्व, जिसे कि हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल। इसमें क्या है कि हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो भाई क्या करेंगे, इसमें हम रैंक दे देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये इंडिफरेंस कर्व वाला जो अप्रोच है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। कैसे ज़्यादा रियलिस्टिक है कि अब मुझे कुछ पसंद है, कितना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सपोज करो एक प्लेट में 4 स्वीट्स रखा है, तो मैं उसे रैंक दे सकता हूँ, सबसे पहले ये पसंद है, फिर ये पसंद है, फिर ये। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब मान के हम चलते हैं कि इस गुड्स से हमें इतना नंबर का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इससे इतना मिल रहा है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यूटिलिटी जब हम पढ़ेंगे तो यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, और यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लाइक शॉर्ट में DMU लिखा हुआ है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटता है, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर हम टोटल का बात करते हैं, तो जब हमें पानी प्यास लगता है तो हमें पानी चाहिए होता है, उस समय तो सेटिस्फैक्शन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, लाइक बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है। उसके बाद जब हम पहला गिलास पीते हैं पानी का, तो हमें सपोज करो 10 पॉइंट यूटिलिटी मिलता है, 10 यूटिल्स यूटिलिटी मिलता है,
10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर दूसरा ग्लास पी लिए तो मान लो 18, तो 10 प्लस 8 हुआ तो 18 हुआ, फिर 18 प्लस 4 हुआ 22 प्लस मीन्स यहाँ पे कुछ एडिशन हुआ ही नहीं और यहाँ पे माइनस हो जाएगा लाइक -6। तो ये टोटल यूटिलिटी तो हो गया भाई, 5 ग्लास पी के टोटल इतना यूटिलिटी मिला मुझे, लेकिन एडिशनल यूटिलिटी ऑन एवरी अदर ग्लास लाइक एक और ग्लास लेने से एडिशनल और एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमें कितना मिल रहा है, दैट इज ओनली कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इस एडिशनल यूटिलिटी को ही हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो अब इस कंसेप्ट को देख लेते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ये एक फिर से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में हम यूटिलिटी रख देते हैं और इस साइड हम नंबर ऑफ ग्लास रख लेते हैं। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हो, टोटल यूटिलिटी में क्या है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे जाके ये स्टेबल हो जा रहा है, 22 से 22 चेंज नहीं हुआ और फिर सडनली घट जा रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जब ये 0 है तो ये भी टोटल यूटिलिटी भी 0 है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 1 और 10 लाइक जब आप पहला ग्लास पियोगे तब तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको 0 ग्लास में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये भी 0 है। तो इसे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ रहा है, फिर स्टेबल हो रहा है और फिर घट रहा है। तो इस तरह का एक कर्व बन जाता है, इसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। लाइक इन शॉर्ट आप इसे TU बोल सकते हो। ओके, उसके बाद फिर अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का, क्योंकि नाम भी वही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बनेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है कि ये देखिए आप धीरे धीरे घट रहा है, एक मिनट, ये धीरे धीरे घट रहा है और फिर यहाँ पे ये 0 हो गया और फिर ये यहाँ पे निगेटिव में चला गया। यहाँ तक पॉजिटिव है, फिर 0 हुआ और फिर निगेटिव हो गया। और ये क्या है, पहले बढ़ा फिर स्टेबल हुआ फिर ये गिरने लगा। ठीक है, पहले बढ़ा फिर यहाँ पे स्टेबल हुआ फिर ये गिरने लगा। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे कि 22 आप देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट है, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम एक लाइन ऐसे बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कि ये इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टोटल यूटिलिटी हो रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये जो बनाएंगे हम, इसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इस ग्राफ को प्लॉट कर दिया है, तो ये जो ग्राफ बना ये हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हुआ है। ठीक है, तो सीधा सा चीज़ है कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी घटे, वो तो ऑब्वियसली घटेगा ही लेकिन पॉजिटिव रहेगा। फिर जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे रहेगा उस समय मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा। और फाइनली जब टोटल यूटिलिटी घटना शुरू होगा लाइक नेगेटिव डाउन साइड, तो वैसे में मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस लाइक निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व जैसा कि मैंने बोला ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है जिसमें कि हम नंबर देते हैं। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन का बात करना तो इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व दैट रिप्रेजेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ये ऑर्डिनल अप्रोच है। हाँ, ये कुछ इस तरह का आपका हो गया, पहले ये ग्राफ हो गया और यहाँ पे मान लीजिए आपका गुड्स 1 हो गया, यहाँ पे गुड्स 2 हो गया। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व कुछ नहीं है, बस ये इस तरह से बनेगा। अब इस पॉइंट पे ये दो गुड्स जो भी हैं ये इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल कर्व भी हो सकते हैं इंडिफरेंस कर्व के, लाइक ये हो गया एक, फिर एक यहाँ पे भी हो सकता है। तो इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। तो इसमें क्या होता है ना, जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर है उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और जो नीचे है वो कम सेटिस्फैक्शन देता है। यही है इंडिफरेंस कर्व। ओके, अब आगे देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है,
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लाइक वो पॉइंट जहाँ पे कि कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने गिवन इनकम से, और वो चाहता है कि आगे चल के अब हम इस इनकम पे, इस पॉइंट पे हम फिक्स हो जाएं, ना हम बढ़ाएंगे ना हम घटेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज सिचुएशन वेयर कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम purchasing one or more commodities so that he gets maximum satisfaction, maximum satisfaction and has no urge to change his level of consumption। ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी हमने दो अप्रोच पढ़ा यूटिलिटी का। सबसे पहला क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको भी सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच भी बोलेंगे, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। सबसे पहले हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच देख लेते हैं। लाइक इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से हम कैसे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है। तो सपोज करो हम फिर से ये 3 इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर में बनाया भी था। तो अब यहाँ पे हमने एक पढ़ा है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है, वो एक इस तरह से एक लाइन होता है। सपोज करो अब यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये एक लाइन हो गया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, से हम ई बोलेंगे, लाइक दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पॉइंट एट विच इंडिफरेंस कर्व इज टैंजेंट टू बजट लाइन, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और अगर हम यूटिलिटी अप्रोच का बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यूटिलिटी अप्रोच में सपोज करो कोई गुड्स है, लाइक ऑरेंज है, मान लो ऑरेंज है, उसका कुछ प्राइस भी होगा, और इसका यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी की बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। सपोज करो 1 2 3 4 5 पीस है, और प्राइस है 10 10 10 10 10। लाइक ऑब्वियसली ये पर पीस का है। ठीक है, तो प्राइस तो मेरा फिक्स है। अब यहाँ पे क्या है, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी सपोज करो पहले वाले से सबसे ज़्यादा मिलेगा, दूसरे वाले में उससे कम, फिर उससे कम, ये घटता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, सपोज करो कि प्राइस और एमयू, ये पॉइंट, लाइक पॉइंट ये 3 यूनिट, इस पॉइंट पे प्राइस और एमयू सेम हो रहा है। तो जहाँ पे वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स हो जाए, तो इस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कार्डिनल अप्रोच, लाइक यूटिलिटी अप्रोच, और ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बोलते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लोगे आप। ओके, तो कंज्यूमर वाला चीज़ कंप्लीट हुआ। अभी क्या है, प्रोड्यूसर। एक मिनट, अभी क्या है, प्रोड्यूसर। तो भैया प्रोड्यूसर क्या क्या काम करता है। सबसे पहला क्या करता है, वो एस्टिमेट करता है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। लाइक उसको पता रहेगा कितना खर्चा करना है, तब तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा ना। उसके बाद फिर प्रोड्यूस करता है गुड्स को, और फिर उसी गुड्स को सेल करके अपना रेवेन्यू अर्न करता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लाइक ये मैंने पहले भी बताया आपको, 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले भाई क्या मिलता है, लैंड के बदले रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, कैपिटल में चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है मान लो। उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये अपना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और हम लोग मिस कर गए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अभी जो हम लोग डिमांड पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड ये सब पढ़े, तो इसमें एक पॉइंट और है कि लाइक उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम कितना खींच सकते हैं, लाइक कितना इलास्टिक है वो। तो इलास्टिक जैसे कि हम लोग अभी बोलते हैं कि चेंज इन प्राइस का इफेक्ट पड़ता है चेंज इन डिमांड पे। लाइक सपोज करो प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, 3 चीज़ हो सकता है। लाइक ओवरऑल मैं रफली बता रहा हूँ। सपोज करो 50% प्राइस बढ़ गया और 50% डिमांड घट गया, तो 50% 50% यहाँ पे चेंज जो है बराबर हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अभी यहाँ पे सपोज करो चेंज हो रहा है 50% का, 50% प्राइस बढ़ रहा है और चेंज इन डिमांड
थोड़ा कम हो रहा है, लाइक सपोज करो 30% ही हुआ, 30% डिमांड डाउन हुआ, तो वैसे में आप क्या बोलोगे, ये परफेक्टली इलास्टिक हुआ, लेकिन ये क्या हो जाएगा, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। एक मिनट, लाइक लेस इलास्टिक आप बोल सकते हो, लेस इलास्टिक, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पे फिर से 50% हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड जो है 65% डाउन चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस 50% बढ़ रहा है लेकिन डिमांड उससे ज़्यादा घट रहा है, तो ये हो जाएगा मोर इलास्टिक, ठीक है। और दो कंडीशन और भी हो सकती, मीन्स एक कंडीशन और भी हो सकता है यहाँ पे, लाइक अभी बस रफ में बता रहा हूँ मैं, डिटेल में फिर हम लोग बाद में देख लेंगे इसे, कि प्राइस यहाँ पे चेंज होगा। सपोज करो 50% प्राइस चेंज हो गया, बढ़ गया, लेकिन डिमांड जो है सेम रह गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ डिमांड में, तो इसे हम फिर बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी है, ये हम बाद में पढ़ लेंगे, ओके। तो अब प्रोड्यूसर का बात कर रहे थे, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला काम क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कॉस्ट का एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो भाई कॉस्ट कितने तरह का होता है, 3 तरह का होगा। इनफैक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन और रेवेन्यू, तीनों ही ये 3 तरह का होता है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या हो गया, समेशन ऑफ या आप एडिशन आप कह सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, ये तो सिंपल है, टोटल कॉस्ट बाय लाइक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड या फिर आप एडिशनल कॉस्ट भी कह सकते हो इन प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट। तो इसे एडिशनल, लाइक एक यूनिट ज़्यादा बनाने में क्या हमें एडिशनल कॉस्ट पड़ रहा है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट हम 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट 0 है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 10 का 10 है, और टोटल कॉस्ट एज इट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी 10 है। ये कैसे हुआ भाई, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि अगर आपका आउटपुट 0 है तो भी वो कॉस्ट रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो आप कोई बिल्डिंग रेंट पे लिए हो, जहाँ पे कि आप जमीन, जहाँ पे कि जिस बिल्डिंग में आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, तो भाई आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो क्या, ऐसा थोड़ी ना है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो बोलेगा कि चलो ठीक है इस महीने का रेंट आप नहीं दो, लाइक मैं एक इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ और फिर मैं 1 महीने का छुट्टी दे देता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि लैंडलॉर्ड मुझसे रेंट नहीं लेगा। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा फिर भी ये फिक्स्ड कॉस्ट पे करना ही है। तो इवन एट 0 प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट तो होगा। उसके बाद एक यूनिट बना, तो लाइक कितना भी यूनिट बने या ना ही बने या कुछ भी आप बनाओ, तो फिक्स्ड कॉस्ट ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट लाइक एक यूनिट बनाया तो 5, 2 बनाया तो 10, 3 तो 15, तो ये यूनिट के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता जाता है। और टोटल कॉस्ट फिर कुछ नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे ना, तो समवॉट इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। एक मिनट, ये हो गया, इधर आपका कॉस्ट हो गया और इधर आपका लाइक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, तो अच्छा चलिए इसको एक हैंड फ्री डायग्राम बना लेते हैं। तो इधर कॉस्ट हो गया, इधर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये तो थ्रू आउट द लेवल सेम ही है। तो सपोज करो ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन है। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर हम टोटल कॉस्ट का बात करें, तो टोटल कॉस्ट मेरा 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से कि फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हुआ था। मतलब ये ओके, पहले वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। लाइक वेरिएबल कॉस्ट जब प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है, तो ये समवॉट यहाँ से स्टार्ट हुआ
और ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को जोड़ के मेरा टोटल होता है। तो ये जो है इसका पैरेलल यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है इसे हम बोलते हैं कॉस्ट का, लाइक टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ अब हम लोग प्रोडक्शन देखते हैं। एक्चुअली टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कवर कर देता हूँ, बट करेंगे पूरा। ठीक है, तो अब शॉर्ट में तो प्रोडक्शन में क्या कहानी है ना कि प्रोडक्शन जब भी होता है तो प्रोडक्शन हम आज कर रहे हैं और आज से 5 साल बाद भी करेंगे सपोज करो। तो प्रोडक्शन के चीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो गया आपका शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। तो भाई अब शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है कि शॉर्ट रन सपोज करो आज, फॉर एग्जांपल सपोज करो एक शॉप है या सपोज करो एक मिठाई की दुकान है। ठीक है, वहाँ पे आप मिठाई का आपके पास कोई बल्क ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, सपोज करो 1000 kg या 100 kg का आपके पास ऑर्डर आ गया। तो शॉर्ट रन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने वर्कर को बढ़ा लोगे, लेबर को बढ़ा लोगे, लेकिन अपनी दुकान को तो बड़ा नहीं कर सकते हो, नया मशीन नहीं लगा सकते हो 2 दिन के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका प्लान है कि अगले 1 साल में प्रोडक्शन कैपेसिटी 200% बढ़ाना है। तो वैसे में फिर आप अपने दुकान को एक्सपेंड कर सकते हो, नया मशीन मंगा सकते हो, ये पॉसिबल है। तो शॉर्ट रन में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर, लाइक लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड, नथिंग एल्स, लाइक ओनली लेबर, यहाँ पिछले ओनली लिख देते हैं, ओनली लेबर एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। तो भाई ये लॉन्ग रन वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ये शॉर्ट रन है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में जब आप देखोगे तो सपोज करो सबसे पहले आपके पास एक लेबर है, तो आप टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो 8 यूनिट। तो क्या है ना कि जब 1 से लेबर बढ़ के 2 होगा तो दूसरे वाले को भी लगेगा कि भाई चलो नया नया जॉब मिला है, थोड़ा मेहनत करते हैं, तो ये ज़्यादा मेहनत करेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, लाइक एवरेज प्रोडक्शन आप देख रहे हो ये बढ़ रहा है। ठीक है, फिर दूसरे से तीसरा में जब आएगा तो भी ये 12 यूनिट आपका बढ़ गया एडिशनल। उसके बाद लेकिन जब तीसरा से चौथा आएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बढ़ा तो जरूर, लेकिन ये एडिशनल में उतना ही बढ़ा जितना कि 2 से 3 में हुआ था। तो यहाँ पे अब ये बराबर हो जा रहा है। फिर अब आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हो 5, 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अब घटना शुरू हो गया। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देखो ये घट रहा है, हाँ तो यहाँ पे आप देखो कि अब ये घटना शुरू हो गया, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्शन लाइक एडिशनल यूनिट जो मेरा बन रहा था पहले, ये अब घटते जा रहा है और एक पॉइंट पे आके 0 हो गया। लाइक अब कुछ एक्स्ट्रा बन ही नहीं रहा है, मतलब कि 6 लेबर भी 60 पीस बनाते थे और 7 लेबर भी अब 60 पीस ही बना रहे हैं। और मान लो फिर हम एक और नए लेबर को ले आए 8, तो क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन और घट ही गया बढ़ने की जगह, या सेम भी नहीं रहा और घट गया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ये जो फंक्शन हो रहा है इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी एक मिनट। अब सपोज करो इसे अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि 3 अलग अलग स्टेज होता है। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पे हम तीनों को प्लॉट करेंगे, टीपी, एपी, एमपी, लाइक टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो कि टोटल प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, पहले बढ़ रहा है, फिर थोड़ा एक जगह पे यहाँ पे 60-60 बराबर हो गया यहाँ पे, और फिर ये घटा। ठीक है, फिर एवरेज प्रोडक्ट जो है आपका, एवरेज प्रोडक्ट ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक मिनट, ये एवरेज प्रोडक्ट कुछ ऐसे हुआ। ठीक है, और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है और फिर से यहाँ पे हाँ हुआ, उसके बाद ये जो है घटा और ये निगेटिव में भी आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्रोडक्ट
फिर यहाँ पे हो गया एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है ना कि यहाँ पे एक मिनट, ये और तो एक्चुअली ये यहाँ पे थोड़ा मतलब ये थोड़ा इधर से क्रॉस करेगा, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 अलग अलग स्टेज है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 2 और ये हो गया स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या हो रहा है ना, सबसे पहले क्या है, टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो लाइक ये 8, 20, 36 लाइक ये जो बढ़ रहा है ये हर पॉइंट पे 8 से 10, मतलब 8 था फिर 8 बढ़ा फिर 10 बढ़ा फिर 12 बढ़ा, मतलब ये बढ़ते हुए रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। फिर जब ये बढ़ते हुए रेट से बढ़ रहा है तो उस टाइम क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ रहा है। लाइक इसको आप इससे ले सकते हो, स्टेज 1 में टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो उसमें क्या होता है ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीजेस। फिर स्टेज 2 में क्या है कि टीपी वहाँ भी बढ़ता है बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो मतलब 0 तक आता है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पॉजिटिव रहता है, और स्टेज 3 में आप कह सकते हो कि टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है निगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये 3 आपका स्टेजेस है, ये आपको पढ़ना है प्रोडक्शन चैप्टर में, लाइक शॉर्ट रन प्रोडक्शन में, ओके। उसके बाद रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू क्या है, जो भी प्रोडक्शन हुआ उसे अब सेल करेगा तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो रेवेन्यू 2 केसेस में हम देखेंगे, एक है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। सपोज करो आप कोई शॉप चला रहे हो जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप किसी से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हो, या अगर सपोज करो आप कम पैसे में सामान को बेचते हो तो बगल वाले जो सेलर हैं वो अपोज करने लगेंगे। तो वैसे में परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है ना कि आप प्राइस के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन वही इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब किसी को कुछ एडवांटेज है या किसी के पास कुछ डिमेरिट भी है, तो इसमें प्राइस बढ़ता घटता है। लाइक सपोज करो अगर आप कोई ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है तो उसको आप कुछ पैसा कम कर देते हो, तो ये सब इम्परफेक्ट कंपटीशन में हो जाता है, ठीक है। तो इसको अब अगर हम प्लॉट करें तो देखो बहुत सिंपल सा है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इसमें क्या है, आपका हर यूनिट पे प्राइस सेम है आपका, लाइक 1 यूनिट का 5 रुपया, 2 यूनिट का 10, 3 का 15, तो प्राइस तो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। ये आपका P हो गया, ये आपका P हो गया, प्राइस फिक्स है, और क्या है, एवरेज रेवेन्यू फिक्स है। लाइक हर यूनिट का दाम 5 रुपये आएंगे, तो कितना का भी एवरेज निकालो आप 5 ही आएगा, और 5 रुपया हर यूनिट पे पड़ रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी 5 ही आएगा, ये फिक्स हो गया। और टोटल रेवेन्यू क्या है, ये इस तरह का एक ग्राफ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपका, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे सपोज करो एक ऐसे हो गया, तो यहाँ पे हो गया टोटल रेवेन्यू, फिर यहाँ पे ये आपका एवरेज रेवेन्यू, और ये वाला जो है जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है यहाँ पे, ये यहाँ से मतलब एक मिनट, ये कुछ इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होगा उस समय मार्जिनल रेवेन्यू 0 पे होगा, और टोटल रेवेन्यू जब गिरने लगेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका निगेटिव हो जाएगा। ये आप देख सकते हो इस टेबल पे। तो यही चीज़ है, ये यहाँ पे मैक्सिमम है और ये 0 है, ठीक है। यही था रेवेन्यू में। अब क्या है, सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट फर्म और ए सेलर इज विलिंग टू सेल और ऑफर एट सर्टेन प्राइस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो भाई सप्लाई है, ठीक है। अब लॉ ऑफ सप्लाई भी बहुत सिंपल है। जैसे कि डिमांड में क्या था कि जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है।
निगेटिव रिलेशन है, लेकिन सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। आप देख सकते हो, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका सॉरी ये प्राइस हो गया, इधर क्वांटिटी सप्लाइड हो गया, तो 1 2 3 4 5, और इधर आपका 20 40 60 80 100, ठीक है। 1 2 3 4 5 60 80 100, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हो जाएगा, ये मतलब ओके। हाँ, तो ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर से वही है कि फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई क्या क्या है, जस्ट लाइक डिमांड की तरह ही है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और अदर देन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो अदर देन प्राइस में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, या चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट। तो ये सब चीज़ के कारण जो है आपका सप्लाई चेंज हो सकता है। तो फिर से वही चीज़ है, प्राइस अगर होगा तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, अदर देन प्राइस होगा तो इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसका ग्राफ भी आपका ऐसा बनता है, देख लो यहाँ पे। तो सपोज करो ये आपका सप्लाई हुआ, ये आपका नॉर्मल सप्लाई हुआ। अब यहाँ पे सपोज करो इस पॉइंट को आप पहले से प्लॉट किए हुए हो, इधर आपका प्राइस हो गया, इधर QS हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ गया, QS 1 हो गया, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, और यहाँ पे मान लो घट गया तो प्राइस भी और QS भी 2, इधर घटा तो इधर भी घट गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बात क्या है कि ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ आ गया, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये इसी सप्लाई कर्व पे दोनों ही पॉइंट रह गया। तो ये सिर्फ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है। लेकिन वही अगर हम बात करें अदर देन प्राइस में, तो यहाँ पे फिर वही है, ये आपका सप्लाई कर्व है। उसके बाद प्राइस का जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे सिर्फ मेरा सप्लाई बढ़ रहा है, तो ये एक ऐसे एक लाइन बन जाएगा। प्राइस तो सेम रह गया, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस वही है। तो इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, और इसको हम लोग फिर से वही बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मतलब ये इधर चला गया और ये इधर बढ़ गया, ठीक है। तो यही है, इंक्रीज इन सप्लाई इज द राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज इन सप्लाई इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, अब जल्दी से देख लेते हैं मार्केट। मार्केट क्या होता है भाई, प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज मेनली मनी, ठीक है। तो अभी जैसा कि हमने रेवेन्यू वाले में देखा था, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, दो तरह का मार्केट होता है। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स देख लो, लाइक लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनस प्रोडक्ट मतलब एक तरह का प्रोडक्ट होता है, और प्राइस जो डिसाइड होता है फोर्स ऑफ डिमांड और सप्लाई से, मतलब अपने से कोई प्राइस का कुछ नहीं कर सकता है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 3 तरह का हो गया आपका, मोनोपॉली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपॉली। तो मोनोपॉली में क्या है कि सिंगल सेलर होता है जो कि प्राइस को पूरा कंट्रोल करता है। मोनोपोलिस्टिक में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, और थोड़ा कंट्रोल पे, थोड़ा प्राइस पे कंट्रोल होता है, ठीक है। ओलिगोपॉली में क्या होता है, कुछ बड़े फर्म प्रेजेंट होते हैं, वो लोग आइदर दोस्ती कर लेते हैं, दे फॉर्म कार्टेल, या फिर उन लोग में बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एग्जांपल का बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल हो जाएगा, मान लो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लाइक बेस्ट एग्जांपल है इसका ऑनियन। जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हर कोई सेम रेट लेगा, ना कोई ज़्यादा लेता है, ज़्यादा लेगा तो कोई लेगा ही नहीं उससे, और कोई कमाएगा तो बगल वाला अपोज करेगा, इसलिए ऑनियन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। मोनोपॉली, यहाँ पे आप एग्जांपल में रेलवे ले सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का ही, और तो किसी का है नहीं। फिर मोनोपोलिस्टिक, ये आपका रीगल मार्केट है, रीगल मार्केट, ठीक है। इसमें क्या है, आप कोई भी कंज्यूमर गुड्स को एज एन एग्जांपल ले सकते हो, एक सब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग सब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अलग रहता है। फिर ओलिगोपॉली, लाइक इसमें क्या है कि दोस्ती या पूरा कंपटीशन। तो इसका एग्जांपल में आप सपोज करो कोई पेट्रोलियम कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, तो ये एग्जांपल आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल
रिलायंस का भी है और अदानी का भी है। तो ये लोग आइदर मिलके बिजनेस कर सकते हैं या फिर पूरा एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं। ये हो गया। अब ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम में। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था कि वो पॉइंट जहाँ पे कि कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है गुड्स परचेज करके, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम भी बहुत सिंपल है। मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम रहता हो। फॉर एग्जांपल आप सपोज करो, सपोज करो कुछ प्राइस है और यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब एक रफ सा टेबल बना लेते हैं। सपोज करो प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। तो अभी क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा होगा, 5, 4, 3, 2, 1। और यहाँ पे कम प्राइस में कम सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि डिमांड और सप्लाई बराबर है एट दिस प्राइस। तो ये जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। लाइक ये वाला लाइन आपका सप्लाई कर्व हो गया और ये वाला आपका डिमांड कर्व हो गया। तो ये जो पॉइंट है, सपोज करो पॉइंट ई, इसे हम बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बस यही है आपका सिलेबस। आई होप अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है, मतलब अभी तक अगर आपको कोई आइडिया नहीं भी था, तो अभी तक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। लाइक हमने क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर कर लिया है। लाइक इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इन शॉर्ट, और लास्ट में थोड़ा जल्दी हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो बस यही है। आई होप आपका सारा डाउट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो मीन्स क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बहुत लोगों को सुना है, कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है। भाई ये थ्योरी नहीं है, इट्स लाइक एक रियल लाइफ सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। आपको ग्राफ, टेबल्स, बहुत चीज़ मिलेगा। सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई होप आज की क्लास से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया है क्लास तो प्लीज़ like this video and do share with your friends and also subscribe my channel. Thanks for watching.